गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें पूरे विश्व कम्युनिटी या वर्ल्ड कम्युनिटी जिसको लेकर के चिंतित है, और ये चिंता लाजमी भी है और स्वाभाविक भी है। और इस चिंता के प्रति संवेदना अमेरिका ने जाहिर की है और इसके लिए एक सम्मेलन या समिट का आयोजन 9 से 10 दिसंबर को अमेरिका में किया गया। ये चिंता है क्या? चिंता दरअसल लोकतंत्र को लेकर के है। विश्व के कुछ गिने चुने देशों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश देश शासन के लोकतंत्रात्मक पद्धति का अनुकरण करते हैं। लोकतंत्र यानी कि जहां की सरकारें जनता के द्वारा चुनी जाती है और जिसमें शासन जनता के लिए किया जाता है, यानी कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन किया जाता है। वो युग, वो समय चला गया जब राजा या शासक की इच्छा या स्वेच्छाचारिता ही सर्वोच्च हुआ करता था। अब लोकतंत्र में जनता की इच्छा, जनता की जरूरतें को ध्यान में रख करके ही सरकारें चलाई जाती हैं। तो लोकतंत्र को लेकर के दुनिया इतना सशंकित क्यों है? क्या ऐसी वजह आ गई? कौन सी ऐसी घटना घट गई या क्या ऐसा विपदा आ गया कि अमेरिका जैसा प्राचीनतम लोकतांत्रिक देश लोकतंत्र को लेकर के चिंतित हो गया है? और इसके लिए 111 देशों का एक समिट का आयोजन 9 से 10 दिसंबर को किया गया, जिसका नाम था डेमोक्रेसी समिट या समिट फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का सम्मेलन। याद रखना है कि मात्र 11 महीना जो बाइडेन को राष्ट्रपति बने हुआ है। जो बाइडेन के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है वो चुनौती है चीन को संतुलित करना या चीन की शक्ति को संतुलित बनाए रखना। आपको ये जानकर कोई आश्चर्य नहीं होगा कि जिस रफ्तार से चीन अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त करते जा रहा है और विश्व में अब विश्व राजनीतिक पटल में स्वयं को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, वैसी स्थिति में अमेरिका की सत्ता के लिए ये एक स्वाभाविक रूप से चुनौती है। ये भी समझ लेना चाहिए कि अमेरिका जब भी डेमोक्रेसी की बात करता है, जब भी लोकतंत्र की बात करता है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उसके प्रभुत्व को, उसकी सर्वोच्चता को किसी शक्ति के द्वारा, किसी राष्ट्र के द्वारा चुनौती दी जा रही है। और ये चुनौती वर्तमान में एशिया महाद्वीप के चीन देश के द्वारा उसके समक्ष पेश किया जा रहा है। इसको लेकर के वो काफी चिंतित है कि कहीं शक्ति संतुलन, एशिया का शक्ति संतुलन बिगड़ न जाए। इसके अलावा इस समिट के आयोजन करने का प्रमुख कारण ये है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय ऐसे संगठन हैं जो लोकतंत्र पर अपना वर्तमान लोकतंत्र पर समय समय पर अपना अध्ययन करती है और लोकतंत्र की दशा और दिशा के बारे में रिपोर्ट देती है। उन्हीं में से कुछ संगठन का नाम आपको जान लेना चाहिए, जैसे वीडैम है, इंटरनेशनल आइडिया, फ्रीडम हाउस, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज करती है। ये कुछ 4 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो समय समय पर लोकतंत्र के विकास, लोकतंत्र की स्थिति और दशा पर रिपोर्ट जारी करती है। इन सारे संगठनों ने जो वर्तमान में रिपोर्ट पेश की है वो कुछ सकारात्मक या कुछ ऐसा रिपोर्ट नहीं है जिससे कोई भी लोकतांत्रिक देश के लिए स्वागत योग्य हो, चिंता का या चिंतित करने वाला है। चाहे वो कोई भी राष्ट्र हो, अमेरिका हो, चाइना हो, भारत हो, सबके लिए इसने जो रिपोर्ट पेश किया है नकारात्मक ही पेश किया है। अगर आप इसके रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको अनुमान हो जाएगा कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र में कुछ न कुछ गड़बड़ियां हैं।
फिर भी अगर आप सामान्य रूप से देखें कि लोकतंत्र के समक्ष वर्तमान में कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसको लेकर के ये सम्मेलन या समिट का आयोजन किया गया, तो लोकतंत्र की चुनौतियों को देखें तो कुछ इस तरह से क्लासिफाई किया गया है कि लोकतंत्र अभी गलत सूचनाओं पर, यानी कि लोकतांत्रिक शासन में जो सूचनाओं का हस्तांतरण किया जाता है या सूचनाओं का लेन देन होता है वो गलत है। इसका सीधी सी मतलब यह है कि चाहे सूचना प्रसारित करने वाला या सूचना देने वाला जो भी माध्यम है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस्ड है, चाहे वो सत्ता से हो या किसी ग्रुप से हो या किसी विचारधारा से हो, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। और इसके वजह से सूचना जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, सूचना या जिसको हम पत्रकारिता भी कहते हैं, यहाँ सीधे रूप से या स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि पत्रकारिता या सूचना के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं इस तरह के भाव या इस तरह के व्यवहार प्रवेश कर चुके हैं जो पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है और सूचनाओं को गलत तरीके से पेश किया जाता है, जिससे लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप या वास्तविक चरित्र या वास्तविक व्यवहार सामने नहीं आ पाता है। दूसरा चुनौती के रूप में अगर देखा जाए तो ये कहा गया है कि चुनाव जो लोकतंत्र का एक पर्व की तरह होता है, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश में जिसके माध्यम से सरकारों का गठन और नए सरकारों का गठन किया जाता है, तो इसमें यह कहा गया है कि अभी जो वर्तमान में लोकतांत्रिक देश हैं, उन लोकतांत्रिक देशों में चुनाव के दौरान बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। यानी कि चुनाव कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से किसी शक्ति के किसी ग्रुप के माध्यम से इन्फ्लुएंस हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है, जिससे एक स्वच्छ लोकतंत्र या स्वतंत्र या हेल्दी स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पा रही है। वर्तमान में संपूर्ण विश्व के या विश्व के जितने भी देश हैं उनके बारे में सामान्य चुनौतियों का इस तरह से व्याख्या करने की कोशिश की गई है। तीसरा ये कहा गया है कि वर्तमान में राजनीतिक ध्रुवीकरण, जिसको हम लोग पॉलिटिकल पोलराइजेशन कहते हैं, वो बढ़ गया है। राजनीतिक ध्रुवीकरण करने का मतलब है वो ध्रुवीकरण किसी भी तरह से हो सकता है, धर्म के नाम पर, दलीय हित के नाम पर, सिद्धांत के नाम पर। तो ध्रुवीकरण हमको राजनीति में दिखाई देता है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। फिर कहा गया है कि लोकतंत्र का जो सबसे निकृष्ट रूप जो हमको अभी दिखाई दे रहा है वो है आय की बढ़ती असमानता। आय की बढ़ती असमानता कहीं ना कहीं हमें पूंजीवादी व्यवस्था की ओर या पूंजीवादी व्यवस्था के चरित्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा, इन संगठनों के द्वारा विचार पेश किए गए हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे चुनौती हैं जिसको लेकर के चिंता व्यक्त किया गया है, जैसे कि मुक्त एवं स्वतंत्र मीडिया का अभाव है। ऐसा लोकतंत्र में होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मीडिया ही फ्री नहीं रहे, किसी के अधीन रहे, किसी के विचार से प्रभावित रहे या किसी एक विचार को ही प्रोत्साहित करे, निष्पक्ष सूचना न दे और न तो निष्पक्ष सूचनाओं का प्रसारण करे, तो वैसी स्थिति में लोकतंत्र कहीं ना कहीं बाधित होता है। दूसरा कहा गया कि भ्रष्टाचार लोकतांत्रिक देशों के लिए वर्तमान में एक सबसे बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार भी हो गया है। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनके जो तंत्र हैं, उनके जो मैकेनिज्म है, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के वजह से सत्ता का निर्माण हो रहा है, भ्रष्टाचार के सहयोग से सत्ता का निर्माण हो रहा है। कई सारे राजनीतिक दल हैं जिसमें भ्रष्टाचारी लोग सत्ता में किसी न किसी तरह से प्रवेश कर जाते हैं और उनके हितों को देखते हुए उसको, उन्हीं के हितों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। ये भी एक चिंता की बात है। फिर कहा जा रहा है कि ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर के विश्व समुदाय चिंतित है, और ये सारे रिपोर्ट, इस तरह के नकारात्मक रिपोर्ट 21वीं सदी में विश्व के समक्ष सारे लोकतांत्रिक देशों के पास है या किसी न किसी तरह से जूझ रहा है। इस रिपोर्ट में इस तरह की बातें की गई है। अलग अलग रिपोर्ट है, अलग अलग इन रिपोर्टों के आधार पर की गई है। जैसे एक एक करके अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 ये कहता है कि वर्तमान में केवल दुनिया के 9% आबादी ही पूर्ण लोकतंत्र में रहती है।
बाकी 91% आबादी कहीं ना कहीं एक छद्म लोकतंत्र में या प्रॉक्सी डेमोक्रेसी में रहने को मजबूर है। अगर लोकतंत्र की स्वच्छ परिभाषा देखा जाए तो लोकतंत्र की कुछ मानक होते हैं। उस मानक में अगर कहीं भी लोच हो, कहीं भी कुछ कमी दिखाई दे, तो हम उस लोकतंत्र में शक व्यक्त कर सकते हैं या हम उस पर डाउट कर सकते हैं। तो डाउट करने के लिए हमारे पास ये सारे कुछ पॉइंट है, जिन पॉइंट के आधार पर हम लोकतंत्र में शक करते हैं। तो इसी तरह से डेमोक्रेसी इंडेक्स या इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का जो इंडेक्स आता है, उसने ये कहा है कि पूरे विश्व की मात्र 9% पॉपुलेशन ही अभी लोकतंत्र में रहती है, बाकी 91% कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र के निकृष्टतम रूप या लोकतंत्र के स्वच्छतम रूप से महरूम है। लोकतंत्र पूरी तरह से व्यवहार में नहीं है। दूसरी ओर फ्रीडम हाउस ये कहता है कि विश्व में लेक ऑफ पॉलिटिकल एंड फ्रीडम राइट हो गया है या आ गया है या प्रचलन में है, यानी कि वर्तमान में विश्व समुदाय के समक्ष राजनीतिक और स्वतंत्रता, राजनीतिक अधिकार और स्वतंत्रता दोनों की कमी देखी गई है। इसको आप दैनंदिन में भी देख सकते हैं, हर दिन की घटनाओं में भी देख सकते हैं। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे इस तरह के अधिकारों पर किसी न किसी तरह के नियंत्रण लगाए गए हैं। जैसे भारत के संदर्भ में भी देख सकते हैं कि बोलने के अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच या राइट टू फ्रीडम, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वो कहीं ना कहीं किसी तरह से नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता रहा है। उसी तरह से राजनीतिक अधिकार भी हमारी कहीं ना कहीं किसी तरह से बाधित होती रहती है। तो ये संपूर्ण विश्व स्तर पर इसको लेकर के चिंता व्यक्त किया गया है। तीसरा रिपोर्ट ये कहता है कि विश्व के जितने भी देश हैं, अगर आप देखें भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 भारत के संदर्भ में ये एक रिपोर्ट पेश करता है कि भारत में कहीं ना कहीं स्वतंत्रता एक आंशिक रूप से स्वतंत्रता के रूप में रह गई है, और इसको समर्थन देने के लिए वी डैम नामक संस्था ने इसे चुनावी तानाशाह के रूप में परिभाषित कर दिया है कि भारत में एक चुनावी तानाशाह की स्थिति हो गई है, यानी लोकतंत्र हमारा पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वतंत्र नहीं रह गया है। तो वी डैम ने, इस संस्था ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। दूसरी ओर ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार ये रिपोर्ट आया है कि भारत विश्व के लोकतांत्रिक देशों में सबसे पीछे खिसकने वाले 10 देशों में शुमार हो गया है। यानी कुल मिला जुला करके कहा जाए तो ये जितने भी संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को खतरे में बता रही है। याद रखना है कि ये सब के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की एक सोची समझी रणनीति है, जो इसके माध्यम से लोकतांत्रिक देशों में अपनी प्रभाव या पैठ जमाना चाहती है। और अगर सीधे सीधे अर्थों में देखा जाए तो विशेष करके चाइना को लक्षित करके इस तरह के एक्टिविटी या इस तरह की गतिविधि किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भारत को इस संदर्भ में क्या, भारत के लिए क्या है, भारत के लिए क्या चुनौती है या भारत के लिए क्या अवसर है। उससे पहले हमें ये देख लेना है कि चीन जो पूरे लोकतंत्र के लिए एक चुनौती के रूप में उभरा है, वो ज्यादा महत्व रखता है। बाकी विश्व के अन्य देशों के जो लोकतांत्रिक चुनौतियां हैं उसमें कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश है, और ये गुंजाइश उन लोकतांत्रिक देशों के द्वारा, उन लोकतांत्रिक देशों के सरकारों के द्वारा ही किया जाना है। लेकिन चीन एक साम्यवादी देश है, और ऐसे देश में लोकतंत्र के प्रक्रियाओं को या लोकतंत्र के आदर्शों की आशा करना बेईमानी है। इसलिए
इन रिपोर्टों के माध्यम से चीन के सत्तावादी प्रवृत्ति को भी दर्शाने की कोशिश किया गया है और विश्व समुदाय को आगाह करने की, सावधान करने की कोशिश की गई है। इसमें चीन के संदर्भ में ये कहा गया है कि चीन ताइवान को, जो उसका पड़ोसी मुल्क है ताइवान, उसको डराता धमकाता है और सैन्य शक्तियों के माध्यम से उसका कूटनीतिक घेराबंदी कर रहा है, जो किसी भी देश के लिए सही नहीं है। एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के लिए इस तरह का कदम उठाया जाना किसी राष्ट्र के द्वारा असहनीय है या सोचनीय है। कोई भी विश्व का कोई भी देश हो या कोई भी शक्ति हो, इसको लेकर के चिंतित होना स्वाभाविक है। दूसरा ये कि चाइना जो है वो साउथ चाइना सागर में अपने पैठ को या अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है, जो कि अलोकतांत्रिक है। क्यों अलोकतांत्रिक है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधियों के माध्यम से चाइना सी में सबकी सीमाएं, सबके अधिकार परिभाषित की गई है। वैसी स्थिति में चाइना का अवैधानिक हस्तक्षेप या अतिक्रमण करना किसी भी राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। फिर यह भी कहा गया है कि चीन में वीगर मुसलमान के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें नजरबंदी शिविरों में रखा जा रहा है, उनके धार्मिक स्वतंत्रताओं को छीन लिया गया है, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को नियंत्रित कर दिया गया है। ये विश्व समुदाय के लिए, लोकतांत्रिक देशों के लिए असहनीय है। ये भी कहा जा रहा है कि हांगकांग की राजनीतिक आजादी पर भी चीन ने कहीं ना कहीं बंदिशें लगा दी है। तो इस तरह के चैलेंजेस को लेकर के और इस तरह इन सारे रिपोर्टों के आधार पर अमेरिका में 9 से 10 दिसंबर को डेमोक्रेसी समिट का आयोजन किया गया और राष्ट्रपति बाइडेन ने डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, लोकतंत्र को और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और सर्वमान्य करने के लिए, लोकतंत्र के वास्तविक चरित्र को स्थापित करने के लिए एक आप कह सकते हैं कि एक फंड का गठन किया गया है, जिसका नाम है प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिन्यूअल। इसका नाम से ही स्पष्ट होता है कि डेमोक्रेसी को पुनर्स्थापित करने के लिए एक तरह का एक कोष की स्थापना की गई है। इन कोषों के माध्यम से, इन फंडों के माध्यम से वो उन सारे राष्ट्रों में जहां पे लोकतंत्र कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल नहीं है, जनता के अधिकारों के अनुकूल नहीं है, उम्मीदों के अनुकूल नहीं है, उसको दोबारा से स्थापित करना है। और इसके लिए 424 to 4.4 मिलियन डॉलर का फंड का निर्माण किया गया है। ये संगठन या ये कोष या इस कोष के माध्यम से विश्व के उन सारे देशों में जहां पे लोकतंत्र किसी न किसी तरह से प्रभावित हो रहा हो, उसको मदद करना। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका का एक तरह से लोकतांत्रिक देशों को दिया जाने वाला एक सहयोगी राशि है। सहयोग कि भाई आप हमारे साथ रहिए, हमारे विचारों का समर्थन कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए, हमारे अनुसार चलिए और हम किसी भी तरह से चीन को कंट्रोल में कर सके। इस फंड के माध्यम से एक तरह से डिप्लोमेटिक या कूटनीतिक फंड है, जिसके माध्यम से किसी भी तरह से चीन को नियंत्रित करना है, जो एक बेलगाम घोड़े की तरह विश्व लोकतंत्र या वैश्विक लोकतंत्र के समक्ष व्यवहार कर रहा है। उसके यहाँ लोकतंत्र का तो कोई मतलब है नहीं, उसके यहाँ तो एक ही पार्टी की सरकार होती है, एक ही पार्टी की सत्ता होती है और उनकी मान्यता के अनुसार जिस तरह से वो साम्राज्यवादी व्यवस्थाओं को या साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को आगे बढ़ा रहे हैं, वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए चिंता का विषय होते जा रहा है। चाहे वो पड़ोसी मुल्क हो या दूर दराज के देश हों, वो किसी न किसी तरह से अपने प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बेचैन रह रहा है और ये अमेरिका के लिए एक शोचनीय विषय हो गया है। अब सवाल ये है कि भारत को इसमें भारत के लिए क्या है, भारत के लिए इसमें क्या संभावना है। तो भारत, आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्रों में से एक है। जब एथेंस में लोकतंत्र की असेंबली लगती थी, उससे हजारों साल पहले हमारे यहाँ गणतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक शासन हुआ करते थे। आप जानते होंगे कि महात्मा बुद्ध के समय 16 महाजनपदों में से लगभग 8 गणराज्य हुआ करते थे, जहां के शासक जनता के द्वारा चुने जाते थे। ऋग्वेद में भी सभा और समिति का उल्लेख किया गया है। सभा जो आम लोगों की संगठन हुआ करती थी, जिसमें उस क्षेत्र विशेष के सभी नागरिक उसके सदस्य हुआ करते थे। तो वहीं समिति वृद्ध जनों की संगठन हुआ करती थी, जिसमें बड़े बुजुर्ग सीधे या विद्वान जन सीधे उसमें
सभा में शामिल होते थे और अपने राय विचार मशवरा के माध्यम से राजा को इन्फ्लुएंस किया करते थे। तो सभा समिति हो या गणराज्य की संकल्पना हो, इस मामले में भारत का अतीत या इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। किसी भी तरह से उनको इसके सोचने की ये नहीं है। फिर भी अगर आप भारत को अगर अपने आप को साबित करना है कि किस मुकाम पे भारत है, तो कुछ पॉइंट को गिना करके या दिखा करके वो कह सकता है, प्रदर्शित कर सकता है कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया आज भी समृद्ध है। इसके कुछ उदाहरण आपको देना चाहिए जो एग्जाम में अगर सवाल पूछे तो, कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या वाकई में खतरे में है, भारत की लोकतांत्रिक या ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है, भारत ने लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या क्या किया है। इन सब बातों की जब चर्चा करेंगे तो आपको वो सारे पॉइंट की चर्चा जरूर करनी चाहिए। भारत को लोकतंत्र की मजबूत करने का या लोकतंत्र को समृद्ध करने का एक लंबा इतिहास रहा है और आप इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही परिप्रेक्ष्यों में व्याख्या कर सकते हैं या वर्णन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाते रहे। तो इसको हम दो कैटेगरी में या दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो विश्व स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाया है, और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए क्या क्या कदम उठाया है। तो लोकतंत्र के इस अंतर्राष्ट्रीय समिट में भारत के पास बताने के लिए बहुत कुछ है और भारत ने इसको बताया भी है। और आगे भी किसी भी परीक्षा में जब आपसे लोकतंत्र के मजबूती से या सुदृढ़ करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करने की बात की जाए या किए गए भारत के द्वारा किए गए उन कार्यों को बताने के बारे में पूछा जाए कि लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं, तो आप इन सारे पॉइंटों को बता सकते हैं। एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो हम इसको कुछ पॉइंट में बता सकते हैं। जैसे क्षमता निर्माण की बात करते हैं, तो लोकतंत्र में क्षमता निर्माण का सबसे मतलब यह है कि किसी भी देश में लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और चुनावी निष्पक्षता अनिवार्य होता है। विश्व के एक विशालतम लोकतांत्रिक देश होने के नाते जितनी निष्पक्षता पूर्वक और सफलता पूर्वक और सहजता पूर्वक चुनाव कराने की उपलब्धि भारत के हाथों रही है, शायद ही किसी को रही है। आपको पता होगा कि लगभग भारत में होने वाले 5 वर्ष के लोकसभा चुनाव में 90 करोड़ मतदाता शामिल है और इस विशाल चुनावी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालित करने का श्रेय चुनाव आयोग को जाता है। और यहां पर पिछले चुनाव के अनुभवों से देखें तो जिस तरह से सहजतापूर्वक कुछ ही दिनों में चुनाव परिणाम को घोषित कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक मशीन के माध्यम से या ईवीएम के माध्यम से, अमेरिका भी इस तरह से नहीं कर पाया था। अमेरिका में हुए चुनाव के उपरांत लगभग कई हफ्ते लगे थे परिणामों को निकालने में, और छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो भारत ने अपने चुनावी प्रक्रिया को बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न किया भी है। दूसरी ओर अगर देखें तो क्षमता निर्माण के मामले में भारत की जो चुनाव आयोग है, जो यहाँ के देश के लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव कराती है, लोकसभा के चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्यों के विधानसभाओं के लिए राज्य चुनाव आयोग, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए चुनाव आयोग और पंचायती स्तर के चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग बहुत ही निष्पक्षतापूर्वक और सफलतापूर्वक चुनाव कराती रही है। इसके अलावा हमारे चुनाव आयोग विश्व के कई ऐसे देश जैसे अफ्रीका और दुनिया के कई ऐसे देशों के चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण देता भी रहा है, जिसके माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बल मिलता रहा है। तो इस मामले में हमारा क्षमता निर्माण लोकतंत्र के अनुकूल है और हमारी उपलब्धि बहुत ही सराहनीय रही है। तो क्षमता निर्माण में आप राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग के भूमिका को बता सकते हैं कि किस तरह से एशिया और अफ्रीका के देशों के चुनाव
प्रतिनिधियों को इसने प्रशिक्षण भी दिया है और सफलतापूर्वक उन देशों में चुनाव भी संपन्न कराने में सहयोग किया है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भूमिका है वो है विकासात्मक भागीदारी प्रशासन, डेवलपिंग पार्टिसिपेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का गठन में भी भारत ने सहयोग किया है। दरअसल ये एक ऐसा संगठन है, या आप कह सकते हैं कि भारत का विदेश मंत्रालय के तहत एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत के दूसरा प्रयास भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विकासात्मक साझेदारी का प्रशासन या विकासात्मक भागीदारी प्रशासन का गठन है, जो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा गठित किया गया है। इसके माध्यम से भारत सरकार नए लोकतांत्रिक देश या विकासशील लोकतांत्रिक देशों के समृद्धि, उनके विकास में योगदान देता रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में संसद का निर्माण हो, म्यांमार में वहाँ के प्रशासनिक क्षमताओं को विकसित करने में की बात हो, इस तरह के कार्यों के माध्यम से अपने विकासशील देशों को, जो भी पड़ोसी देश हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन देशों को भारत के समर्थन की आवश्यकता होती पड़ी है या जरूरत रही है, उसमें सहयोग देता रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र की निगरानी के लिए भी इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपको पता ही है कि अमेरिका के साथ मिलकर के इसने संयुक्त राष्ट्र लोकतांत्रिक फंड, यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेटिक फंड के गठन में भी योगदान दिया था। और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि इस फंड में सबसे ज्यादा योगदान देने का श्रेय, लगभग 3.2 करोड़ डॉलर का योगदान देने का श्रेय भी भारत को जाता है। तो ये आप इन मोर्चों पर देख सकते हैं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से किया जा रहा है। दूसरा, विकासात्मक भागीदारी प्रशासन, किसी भी विकासशील देश को विकास करने के लिए भारत के द्वारा किस किस तरह की मदद दी जाती है। ये तीसरा, लोकतंत्र की निगरानी के लिए जो विश्व स्तर पर जो संगठन का गठन किया गया उसमें योगदान के माध्यम से। और तीसरा या लास्ट आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कॉक्स का गठन, इसमें भी भागीदारी भारत की रही है। तो इस स्तर पर आप समझ सकते हैं कि भारत लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समृद्ध करने के लिए हमेशा ही मदद करता रहा है या भागीदार रहा है। अब अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें कि लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए भारत ने क्या क्या किया है, तो आपको पता है कि सूचना का अधिकार 2005 में इस कानून को लाया गया और इसके माध्यम से सरकार के द्वारा या किसी भी संस्थाओं के द्वारा किए गए कार्यों या लिए गए निर्णयों की जानकारी हम किसी भी नागरिक के पास यह अधिकार है कि ले सकता है सूचना के अधिकार कानून के तहत। इससे शासन में पारदर्शिता आती है और एक लोकतंत्र के लिए पारदर्शिता आवश्यक तत्व होता है। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि भारत में लोकतंत्र या छद्म लोकतंत्र स्थापित हो गई है या भारत लोकतंत्र के स्तर पर या लोकतंत्रीय हायरार्की में गिरता चला जा रहा है। हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो सूचना का अधिकार कानून है। इस कानून के माध्यम से हम किसी भी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी सरकार के द्वारा उठाए गए कदम के बारे में पूछ सकते हैं। आज तो ऐसा स्थिति है कि अगर किसी सत्ता में बैठे सरकार या किसी विभाग के द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है या कोई इनिशिएटिव लिया जाता है तो हम आसानी से एक 5 रुपए के पोस्टल ऑर्डर लगा करके उनसे सवाल पूछ सकते हैं और अपना जवाब मांग सकते हैं। तो ये लीगल राइट्स दे दिया गया। तो ये हमारी लोकतंत्र की सबसे अच्छी प्रकृति है। दूसरा, नस्लीय भेदभाव भारत में पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। आप देख रहे होंगे कि वर्तमान राजनीति में हर एक दल या हर एक पार्टी कोशिश करती है कि समाज का वो वर्ग, वो धड़ा जो अभी तक से राजनीति और प्रशासन में पिछड़ा था उसे मुख्य धारा में लाया जाए। और कई राज्य अपने राज्यों के मुख्यमंत्री दलित समुदाय या पिछड़े वर्ग को लोगों को बनाती रही है। आज हमारे यहाँ कुछ ऐसे कानून हैं जैसे SC ST एक्ट
के माध्यम से अगर किसी तरह का जातीय या नस्लीय टिप्पणी की जाती है तो वो एक दंडनीय अपराध के श्रेणी में डाल दिया गया है। तो इस तरह से भारत लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं यानी कि समाज के हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग को शासन में भागीदार बनाने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कदम उठाता रहा है। तीसरा, सत्ता और शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी लोकतंत्र का एक और महत्वपूर्ण पहलू या विशेषता होता है शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को हमारे यहाँ धीरे धीरे कम किया जाता रहा है। आपको पता ही है कि 93 में 73 अमेंडमेंट के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा हमारे यहाँ पंचायती चुनाव को वैधानिक दर्जा दे दिया गया है, जिसके माध्यम से प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायत स्तर के चुनावों का आयोजन किया जाता है। तो इन सारे पहलुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के संदर्भ में जो भी वैश्विक रिपोर्ट हो, विश्व के जो भी संगठन हैं या जो भी संस्थाएं हैं, भारत के संदर्भ में अगर लोकतंत्र को लेकर के चिंतित है तो ये थोड़ा सा कल्पनीय कहा जा सकता है। हाँ, अगर किसी तरह का कोई कमी है तो भारत इसको सुधार करने में भी पीछे नहीं हटेगा। अभी हाल फिलहाल के आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किसानों के द्वारा किए गए मूवमेंट या आंदोलन के कारण भारत सरकार के द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। लोकतंत्र की इससे सशक्त अभिव्यक्ति और क्या हो सकती है। फिर भी हम लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक आदर्शों को स्थापित करने के लिए भारत निरंतर कोशिश करता रहा है, कोशिश करता रहेगा। तो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो। इसमें सवाल लोकतंत्र से पूछे जाएंगे कि लोकतंत्र भारत के लिए चुनौती कैसे है, या वर्तमान रिपोर्टों के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के आधार पर भारत इस लोकतंत्र को, भारत के संदर्भ में जो लोकतंत्र के लिए चिंता व्यक्त की गई है उसमें सुधार के लिए आपकी क्या सुझाव होनी चाहिए। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, भारत लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या क्या कदम उठाया है और क्या क्या संभावना है, ये सारे सवाल आप मेंस में फेस कर सकते हैं। और पीटी में समिट फॉर डेमोक्रेसी कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कितने देश शामिल थे, तो लगभग 111 देश इसमें शामिल हुए हैं। उद्देश्य क्या था। दूसरा, अमेरिका ने इस समिट फॉर डेमोक्रेसी में किस चीज का गठन किया, या कौन से ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा फॉर्म का गठन किया। जैसा कि अभी हम लोग देखे थे कि प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिन्यूअल नामक एक फंड की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल बनते हैं। मेंस में लोकतंत्र क्या है, इसका महत्व क्या है, वर्तमान में क्या चुनौती है, उसको मजबूत करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, भारत क्या किया है, ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो विश्व के लिए एक अच्छा पहल है कि लोकतंत्र को स्थापित किया जाए, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को ही भगवान माना गया है, और ये कोशिश किया जा रहा है वर्तमान में इस पूंजीवादी समाज में कि लोकतंत्र पर या लोकतंत्रीय अधिकारों पर किसी भी तरह का कोई नियंत्रण न रहे। अगर हो भी तो वो लोकतंत्र के आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप हो। उम्मीद करते हैं आपको ये पहलू समझ में आया होगा। थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेकअप हो गया था किसी वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से, लेकिन आप इसको ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।